हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सांसदों के निलंबन पर नहीं बनी बात। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज की मांग। विपक्ष का संसद से वॉकआउट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्फिनिटी मंच का करेंगे उद्घाटन। 3 दिसंबर को होगा उद्घाटन। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका भी लेंगे भाग। साधु संतों की मांग के आगे झुकी उत्तराखंड सरकार। देवस्थानम बोर्ड हुआ भंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया फैसला। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को बड़ी राहत। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट किया रद्द। परमवीर को वसूली मामले में मिली राहत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बड़ी चिंता। सरकार ने जारी किए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए नियम। एयर सुविधा पोर्टल पर खुद की देनी होगी अब जानकारी। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष के 12 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा दोनों सदनों में गरमाया रहा। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस कार्रवाई को नियमों के खिलाफ बताया और निलंबन वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। इससे पहले इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए विपक्ष की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई। वहीं अगर सरकार इनका निलंबन वापस नहीं लेती है तो विपक्ष पूरे सत्र का बहिष्कार भी कर सकता है। हम ये विरोध करते हुए मैडम सोनिया गांधी जी, बालू जी और बाकी जो लीडर्स है सबकी अगुवाई में हम लोग वॉकआउट भी किए हैं। आज वॉकआउट इसलिए किया, हम जानते हैं कि ये मसला राज्यसभा की है, लेकिन हम सब चुने हुए नुमाइंदे हैं। राज्यसभा ये लोकसभा, हम नुमाइंदे तो होते हैं, तो कोई नुमाइंदे के ऊपर हमलावर हो सरकार तो दूसरी सभा में हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। इसीलिए हम ये विरोध करते हुए इन लोगों को साथ जो राज्यसभा में सस्पेंशन हुई है, उन लोगों के साथ हम अपना संबंध रखते हुए आज लोकसभा में हम लोग वॉकआउट किए हैं। अभी जाएंगे, सभी दल के नेता आ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि माफी मांगनी चाहिए, अगर माफी मांगेंगे तो वो निलंबन ये वापस देखो, ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। एक दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है, वो रूल्स रेगुलेशंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना, तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खोलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है, जो लोग उसमें नजदीक भी नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर संसद के शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति बनाई। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आदि शामिल हुए। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई और अब ये सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिनटेक पर थॉट लीडरशिप फोरम इन्फिनिटी मंच का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की तरफ से भारत सरकार के तत्वाधान में गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से 3 और 4 दिसंबर को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी समेत कई दिग्गज हस्तियां भी शामिल होगी।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्ण आहुति में सीएम योगी शिरकत करेंगे। सीएम योगी के दोपहर 12 बजे तक वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी महंगे पेट्रोल डीजल से छुटकारा देने के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अगले 2 से 3 दिनों में एक फाइल पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं, जिसमें कार निर्माताओं को 100% बायो एथेनॉल से चलने वाले इंजन बनाने के लिए कहा जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार एथेनॉल की बढ़ी हुई आपूर्ति के साथ फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहनों को जल्द से जल्द पेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि 100% बायो एथेनॉल पर चलने वाले फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के रोल आउट के साथ ही एथेनॉल की मांग तुरंत 4 से 5 गुना तक बढ़ जाएगी। 100% पेट्रोल के बजाय वही कार 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, जो हमारे किसानों ने तैयार किया है। और इट इज ए ग्रीन फ्यूल, पोल्यूशन मुक्त है। अब इतना ही नहीं तो हमारे साइंटिस्ट इतने अच्छे हो गए कि मैं 15-20 दिन के बाद एक गाड़ी मैंने अपने लिए लाई है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके गाड़ी चल सकती है। किसको बताओ, विश्वास ही नहीं रखते कोई। तो मैंने कहा मुझे गाड़ी दे दो, मैं दिल्ली में गाड़ी लेके घूमूंगा ग्रीन हाइड्रोजन पर, तब लोगों को विश्वास होगा कि ये सच है, ये हो सकता है। वो दिन अब दूर नहीं है कि हमारे नगर पालिका और महानगर पालिका का वेस्ट वाटर, इसको हम लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करके उसको ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार 15 दिसंबर 2021 को 11.67 करोड़ किसानों को इस योजना की 10वीं किस्त जारी कर सकती है, लेकिन इसके तहत सरकार किसानों को साल भर में 6,000 रुपए देती है। ये राशि किसानों को 2,000 से 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है और ये रकम सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 के आम चुनावों से ठीक पहले 24 फरवरी 2019 को की गई थी। कांग्रेस की न्याय योजना के जवाब में पेश किया गया था। उस समय कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को नगद सहायता देने वाली न्याय योजना लाने का ऐलान किया था। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए इससे पहले भी कई कृषि फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाएं पेश की है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का फैसला पलट दिया है। उन्होंने देवसारण बोर्ड को भंग कर दिया है। इस बोर्ड का लंबे समय से विरोध हो रहा था और तीर्थ पुरोहित इसे भंग करने की मांग पर आंदोलन लगातार कर रहे थे। माना जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी साधु संतों की नाराजगी की वजह से ही चली गई थी। इसी साल जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की मांग पर एक कमेटी का गठन किया था और इसकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने का वादा किया था। सीएम धामी ने 30 अक्टूबर तक फैसला लेने का वादा किया था, लेकिन इसमें 1 महीने की देरी हो गई। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को एक कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने परमवीर सिंह के खिलाफ एक मामले में जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। इससे पहले थाने की एक अदालत ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया था। बता दें कि परमवीर सिंह के खिलाफ वसूली का आरोप लगा है। इस आरोप के लगने के बाद उन्हें मुंबई पुलिस चीफ के पद से हटा दिया गया था और उन्हें होमगार्ड का डीजी बना दिया गया था। बढ़ते अब आगे, नए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। निवर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने एडमिरल आर हरि कुमार को भारतीय नौसेना की कमान सौंप दी है। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। हरि कुमार पहले नौसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग एंड चीफ के पद पर कार्यरत थे। भारतीय नौसेना का फोकस हमारे नेशनल मैरिटाइम इंटरेस्ट और मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस पर है और इसके लिए हम अपना पूरा ताकत लगाएंगे। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से सरकार ने सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं विदेश से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
ऐसे में धर्मनगरी वृंदावन में 4 विदेशी लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद से मथुरा में हड़कंप मच चुका है और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 कोरोना पॉजिटिव विदेशियों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं ये लोग जहां घूमे ऐसी जगहों पर रहने वाले और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,24,647 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5 नए संक्रमण के मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं प्रदेश में अब कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 100 से कम होकर 86 तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश का रिकवरी रेट अब 98.7% तक पहुंच चुका है। उस वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन रखा गया है। ये वायरस का जो वेरिएंट है बड़ी तेजी से फैलता है और अब तक साउथ अफ्रीका से चलकर ये 1 दर्जन से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है और इसलिए कई प्रकार के प्रबंध किए जा रहे हैं कि अपने देश में इससे कोई ज्यादा प्रभाव न पड़े। इसलिए टेस्टिंग और जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं उनकी जांच पड़ताल आदि की विस्तृत दिशा निर्देश भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। अब तक कुल संक्रमण 17,10,387 व्यक्तियों में चिन्हित किया गया है। कुल 86 एक्टिव केस में से 67 इस समय होम आइसोलेशन में है। कल प्रदेश में 1,24,647 सैंपल्स की जांच की गई है और कुल मिलाकर अब तक 8,74,37,937 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यात्री को एयर सुविधा पोर्टल पर खुद की जानकारी साझा करनी होगी। नए दिशा निर्देशों में एट रिस्क या जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के इंतजार के लिए अलग जगह तैयार करने की बात भी कही है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नियम जारी कर दिए हैं। अयोध्या में मौसम के बदलते मिजाज को लेकर भगवान श्री रामलला को ठंड से बचाए जाने के लिए गर्म कपड़े और मखमली रजाई उड़ाई जा रही है। साथ ही गर्म पकवान का भी भोग लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री रामलला 28 सालों से टेंट में विराजमान है। इस दौरान रामलला को ठंड से बचाने के लिए सिर्फ गर्म कपड़े ही मिल पा रहे थे और टेंट में होने के कारण किसी भी तरह के यंत्र और अंगीठी के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25 मार्च को भगवान श्री रामलला टेंट से निकलकर आधुनिक सुविधाओं से संपन्न अस्थायी मंदिर में विराजमान है। जैसे कि एक बालक को व्यवस्था की जाती है कि उसको ठंड न लगे, उसको कोई परेशानी न हो, उसी प्रकार से रामलला हमारे बालक हैं। बालक रूप राम का ध्यान, बालक रूप भगवान राम का ध्यान दिया जाता है और वो है इसलिए वहाँ के लिए रहने के लिए, भोजन के लिए सब व्यवस्था है। इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज नीट काउंसलिंग में हो रहे देरी को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। वहीं आंदोलन के समर्थन में मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई के जूनियर डॉक्टरों ने तीसरे दिन भी हड़ताल को जारी रखा। 1 घंटे तक ओपीडी सेवाएं को बंद रखा। वहीं डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार और उच्चतम न्यायालय नीट काउंसलिंग को लंबा खींच रही है, जिसकी वजह से जूनियर डॉक्टर पर काम का भार अत्यधिक है। इसको लेकर पूरे भारत में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है और इसके बाद कई जगह ओपीडी सेवाएं भी बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों ने डॉक्टरों को समझाए जाने पर ओपीडी सेवाएं चालू करा दी है। अगली खबर यूपी के संभल से सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेता की स्कॉर्पियो गाड़ी गहरे गड्ढे में जा गिरी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बीजेपी नेता भैजोई से अपने घर लौट रहे थे। दरअसल गाड़ी के सामने एक
जानवर के आ जाने की वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी गड्ढे में जाकर गिरी। गाड़ी में बीजेपी नेता सहित आधा दर्जन समर्थक भी सवार थे। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल सिंघल सहित सभी लोगों को गंभीर चोटें आई है। वहीं सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।